हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे गुर साहिब से जो कि अपनी बैचलर्स के बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए थे कनाडा में। और ये ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो कैसे आए थे, उन्होंने अपना एसओपी कैसे भरा। हम स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हम बेसिकली ये बात करेंगे कि उन्होंने कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करे। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम 30 इयर्स के हैं, 32 इयर्स के हैं, हमारी इतनी सैलरी है, पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, बट पॉइंट्स ना बनने की वजह से उनको स्टूडेंट वीज़ा पे आना पड़ रहा है। बट बिगेस्ट एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें। तो हम बात करेंगे गुर साहिब से जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने एक्सपेंसेस मैनेज करे थे एंड उन्होंने कैसे 2 ढाई 3 साल के अंदर ही वाज एबल टू पे द एंटायर डेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गुर साहिब, थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू कम ऑन द चैनल एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा जब आपने मेरे को ईमेल करा और आपने बोला कि आई वांट टू शेयर माय स्टोरी। टेल अस समथिंग अबाउट यू, कहाँ से हो एंड कहाँ पे अभी पढ़ाई करी एंड नाउ व्हाट आर यू डूइंग, जस्ट ब्रीफली। मैं बेसिकली न्यू दिल्ली से हूँ, इंडिया से। एंड मैंने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है यहाँ पे कनाडा में, वो मैंने थंडर बे में कॉन्फेडरेशन कॉलेज से की है। एंड अगर मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्पेसिफिक ब्रांच की बात करूँ तो इट वाज एम्बेडेड सिस्टम्स। आपके पास एक्सपीरियंस है पहले, लाइक यू डिसाइडेड टू कम हियर, सो पहले क्या किया था, बैचलर्स करी हुई है कि कैसे है? यस, मैंने अपनी इंडिया में बीटेक की हुई है, बैचलर्स। एंड उसके बाद मैंने 3 साल इंडस्ट्री में जॉब की हुई है, इन पर्टिकुलरली इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अच्छा, ओके। और मेरा जो रोल था वो रिलेटेड टू एम्बेडेड सिस्टम ही था। अच्छा, ओके, सो यू डिड अ रिलेटेड कोर्स हियर। यस, यस, दैट अच्छा। वाज़ द बेस्ट थिंग जो मेरे को करियर में हेल्प। आई न्यू, मेरे को पहले से पता था कि अगर मैं अपनी फील्ड में ही रहूँगा, तो हम्म। मेरे जो पुराने स्किल्स हैं, जो मैंने इंडिया में सीखे हैं, वो मेरे को ऑब्वियसली कनाडा में ही काम आएँगे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एंड यहाँ पे 2 साल का कोर्स करा था कि 1 साल का? हाँ जी, 2 साल का कोर्स करा था क्योंकि 3 साल का वर्क परमिट मिलता तभी कुछ आगे हो पाता। तो हम आज जी। बात करेंगे कि क्या स्ट्रगल होती है व्हेन यू कम हियर। बहुत बड़ा लोन लेना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। सो हाउ डू यू डील विद दैट लोन? बिकॉज़ आई नो कि आपने बहुत अच्छे से उसको मैनेज डील किया करा है, था। यू मैनेज दैट वेरी वेल। सो जी। आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट। तो पहले बात करते हैं फीस की। सो नॉर्मली फीस, इफ यू आर कंफर्टेबल टेलिंग, व्हाट वाज़ योर हुँ, फीस हुँ। एंड व्हाट्स द नॉर्मल फीस हियर? फीस जो थी, अगर मैं अपने चारों सेमेस्टर की एवरेज बताऊँ तो दैट वाज़ लाइक $8,000 फॉर ईच सेमेस्टर। अगर सबकी एवरेज निकाली जाए, $32,000 फॉर द हाँ, होल कोर्स। हाँ, तो जब मैंने अप्लाई किया था स्टडी परमिट के लिए, तो उस वक़्त एक नया रूल आया था एसडीएस के नाम से। ओके, तो उसके अंडर मुझे 1 साल की फीस पहले से ही डिपॉज़िट करके आना था कनाडा में। अच्छा, तो मुझे $16,000 डिपॉज़िट करके आना था। अच्छा। एंड साथ में जीआईसी जो कि $10,000 थी। $10,000 इज़ $26,000 येस। पहले ही करने थे और वो आपको लोन लेना पड़ता है यूजुअली। हाँ जी, बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंडिया में 3 साल काम कर रहा था राइट। और साथ के साथ मैं एज़ अ फ्रीलांस भी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करता था। तो जो जीआईसी का अमाउंट था वो मैंने अपनी तरफ से सेव करके रखा हुआ था। मैंने किसी पर्सनल काम के लिए किया था, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, तो वो मेरा इस जीआईसी में यूज़ हो गया। फीस जो थी वो अराउंड 8 लाख, हुँ। तब मैंने वो एजुकेशन लोन लिया था। तो वो सिर्फ़ फर्स्ट ईयर का एजुकेशन लोन लेना पड़ता है या पूरा लेना पड़ता है? नहीं, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुई थी, मैंने अपने फाइनेंसेस कैसे शो किए थे कि आई एम कैपेबल टू पे द फीस। अच्छा, तो मैंने एक तो जीआईसी शो किया था कि मेरे पास लिविंग एक्सपेंसेस हैं फर्स्ट ईयर के। साथ के साथ मैंने फीस 1 साल की सबमिट कर दी थी ऑलरेडी। हाँ, और साथ के साथ मैंने अपनी जो मेरी आईटीआर रिटर्न थी, वो शो करी थी। साथ के साथ मेरे फादर का, मेरे मदर का दोनों की आईटीआर थी, अच्छा, वो भी दिखाई थी। और तो इतना अच्छा। दिखाया था कि हाँ, मेरे पास लिक्विड फंड्स हैं, अगर मेरे को जॉब नहीं मिलती या इन एनी केस, तो मेरे पास फंड्स हैं कि मैं नेक्स्ट 2 सेमेस्टर की भी फीस पे कर सकता ओह! ओके, ओके, ओके। तो लोन जो है वो सिर्फ़ उतने का लेना था कि फर्स्ट ईयर की फीस निकल हूँ। जाए। हाँ, मतलब ज़्यादा लोन लेने का फ़ायदा नहीं था, उतना ही ज़्यादा हाँ। इंटरेस्ट होता, उतना ही वापिस करना पड़ता। तो चलो अब बात करते हैं कि आप यू केम हियर, राइट? सो यू जॉइन्ड द कॉलेज। तो कोर्स लोड कैसा होता है? कैन यू एक्चुअली वर्क हियर? हाउ मच कैन यू वर्क? हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? अगर कोर्स लोड की बात करूँ तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स पे। मेरा जो कोर्स था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, टाइम देना पड़ता था। बट हुँ, इतना भी डिफ़िकल्ट या इतनी भी असाइनमेंट्स नहीं होती थी कि कोई 1 वीक में से 20 आवर्स नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो 20 आवर्स ईज़िली निकल जाते थे। साथ के साथ मैं कॉलेज के अंदर भी ऑन कैंपस जॉब करता था।
अच्छा। तो उसके अराउंड 9 टू 10 आवर्स पर वीक मेरे को निकालने होते थे। वो ऑन कैंपस था तो मैं कभी भी 2 लेक्चर्स के बीच में 2 घंटे निकाल के मैं काम कराता था। ठीक है, अच्छा ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है ऑफ कैंपस जॉब जो कि 20 यस, आवर्स पर वीक होती है और ये यस। ऑन कैंपस जॉब इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। बट ये हाँ जी, 20 आवर्स पर वीक जो सब लोग करते हैं यहाँ पे हाँ जी। एज़ अ स्टूडेंट तो उसमें नॉर्मल सैलरी कितनी होती है? जैसे यू आर इन थंडर बे व्हिच इज़ ओंटारियो तो यहाँ पे कि कितनी सैलरी नॉर्मली लोग तो एक्सपेक्ट कर वो सकते हैं? यस, तो थंडर बे जो है ओंटारियो का पार्ट है। तो हुँ। ओंटारियो में जो मिनिमम वेज डिसाइडेड है वो $14 पर आवर है। वर यू एबल टू वर्क द एंटायर टाइम या बीच-बीच में कुछ ऐसे फेजेज़ आते हैं जब काम नहीं कर सकते? सो हाउ मच डिड यू वर्क एक्चुअली फॉर एग्जांपल इन योर फर्स्ट ईयर? सो बेसिकली जैसे ही हम कनाडा में लैंड होते हैं एज़ अ स्टूडेंट, हाँ, तो जब तक हमारा सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता, हमारा फर्स्ट डे कॉलेज का नहीं होता, तब तक हम काम नहीं कर सकते अगर हम चाहे राइट। 1 महीने पहले लीगली हम काम नहीं कर सकते। हुँ, तो उसके बाद से हम प्रॉपर 20 आवर्स एवरी वीक काम कर सकते हैं लीगली अच्छा, और मंथ मंथली वो हो गए ऑलमोस्ट आई थिंक 80 आवर्स हो गए फॉर अ मंथ। राइट, सो उससे अराउंड $1000 एवरेज बन जाते हैं। अच्छा। और लिविंग एक्सपेंस कितना होता है? लिविंग एक्सपेंस ऑनेस्टली बताऊँ तो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। हाँ, आई फ़ील माइ सेल्फ लकी कि मैं थंडर पे गया। मेरे को पहले कोई अंदाज़ा नहीं था कि थंडर पे कैसा है या क्या है। मैंने सिर्फ़ कॉलेज चूज़ किया था कि मेरा जो मैं कोर्स करना चाहता हूँ वो थंडर पे में अवेलेबल है। राइट। मैंने नहीं देखा कि वो रूरल है, अर्बन है, बिल्डिंग बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं या नहीं है। मैंने हुँ, वो चीज़ें नहीं देखी। हुँ। तो मैंने वो कॉन्फेडरेशन कॉलेज में गया और वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत कम है। तो वहाँ पे कितना स्टूडेंट अकोमोडेशन कितने की होएगी रफ़ली? हाँ, स्टूडेंट अकोमोडेशन मैं जो देता था, मैंने कभी $300 से ज़्यादा नहीं दिया पर ओह मंथ। वाओ! अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जितना सुना है $500-600 से कम तो कुछ भी नहीं मिलता। ईज़िली होता हुँ, और ऐसा नहीं है कि $300 में बहुत बेकार अकोमोडेशन थी, लाइक इट वाज़ वेरी गुड अकोमोडेशन। ओके, मैं ओके। कहूँगा तो रहने के लिए बहुत अच्छा था। तो व्हाट वुड यू से वाज़ योर टोटल एवरेज एक्सपेंस फॉर द मंथ? अराउंड $700 हो जाते थे। अच्छा, तो मतलब वहाँ ऐसा पे नहीं 3 हाँ, जी, जी, श्योर, सॉरी। तो वहाँ पे $300 के आस-पास बच जाते थे। हाँ जी, आराम से $300 के आस-पास बच जाते थे अच्छा, और ये भी नहीं है कि हम मतलब कोई कंजूसी करते थे या एन्जॉय नहीं करते थे अपना कैंपस लाइफ़ या स्टूडेंट लाइफ़, सब कुछ था। एक टारगेट बना रखा था कि मेरे को अराउंड $300 तो बचाने-बचाने हैं, चाहे कुछ भी हो हाँ। जाए। तो हुँ, मेरी जैसे ही सैलरी आती थी, मैं सबसे पहले अपनी सेविंग साइड कर लेता था। फिर अच्छा, मैं देखता था, अब मेरे पास इतने रुपए हैं, मतलब इतने डॉलर्स हैं हाँ। और उसके हिसाब से मेरे को अपना मैनेज करना तो और ये ऑन कैंपस जॉब का क्या सीन है? एक तो ये ऑन कैंपस जॉब सबको मिलती है क्या? या यू गॉट इट? नहीं, सबको नहीं मिलती लेकिन काफ़ियों को मिल भी जाती है। अच्छा, उसमें क्या अ, होता है? ऑन कैंपस जॉब में अलग-अलग टाइप का काम होता है, जैसे कि स्टूडेंट यूनियन होता है हर कॉलेज में हाँ, हाँ। और स्टूडेंट यूनियन अलग-अलग तरीके के एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो हुँ, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें सब मैनेज करना होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, जो एक्टिविटी स्टेज सेट करनी है, कैशियर वाला काइंड ऑफ, राइट, राइट, वो हो गया। या फिर लैब्स के अंदर काम करना होता है एज़ अ लैब असिस्टेंट, जो हमारा ओके, लैब का मैनेजर होता है, उसको हर लैब में एक असिस्टेंट चाहिए होता है हर कॉलेज में। राइट, तो एज़ असिस्टेंट जॉब्स होती हैं। तो मैं हाँ, एज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स लैब असिस्टेंट काम कर रहा था, ओके, तो वो भी मिनिमम वेज $14 पर आवर के हिसाब से होता है, तो मैंने वो भी किया था। ओके। इस तरीके से काफ़ी मतलब डॉलर्स मैं कमा लेता था। और बीच में जब टाइम होता है, सो आई अंडरस्टैंड दैट 8 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, सो कैसे हाउ हाउ डज़ दैट वर्क? बीच में पूरा फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, राइट? राइट, तो सेमेस्टर मेरा सितंबर में शुरू हुआ था 2018 में हुँ, और वो अप्रैल में ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर था, वो फिर से सितंबर में था। हाँ, तो बीच में मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 4 मंथ्स का गैप था और 4 मंथ्स में हम ऑफ़िशियली किसी कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो उस ओके, वक़्त हम एज़ अ फुल टाइम पर्सन काम कर सकते हैं हुँ, और फुल टाइम मीन्स फुल टाइम, मतलब कोई उस पे कैप नहीं होती। तो एक वर्क प्लेस पे हमें 40 आवर्स से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हमें 2 या 3 जॉब करनी पड़ती है। ओह वाओ! तो मैंने ओके, एक गैस स्टेशन पे काम किया था और एक मैंने ग्रोसरी स्टोर में काम किया था। अच्छा, तो मैं दिन में गैस स्टेशन पे काम करता था और नाइट में मैं ग्रोसरी स्टोर पे काम करता था। तो इस इस हिसाब से मेरे एवरेज 75 आवर्स पर वीक हो जाते थे। तो जो नेक्स्ट ईयर की फीस थी, यस। उतना इनफ हो गया था कि नेक्स्ट ईयर की फीस निकल जाए? तो बेसिकली मैंने मैनेज कैसे किया था, जैसे ही मैं आया था, मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब बहुत मतलब 30-30 किलोमीटर पैदल जाकर जॉब मैंने ढूँढ ली थी, 10 दिन के अंदर-अंदर कि मेरे को क्लासेस शुरू होने से पहले जॉब चाहिए। अच्छा, तो बहुत मतलब हार्ड वर्क करके जॉब मिल गई। मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मेरे को जो जीआईसी आएगी,
वो जीआईसी को मैं खर्चूँगा नहीं। जैसे ही मेरे $670 पर मंथ आते थे, वो हाँ, सीधे मेरे सेविंग्स में जाते थे। हाँ, तो 1 साल के बाद वो 10,000 मेरे को वापस आ गए थे। उससे हाँ, मैंने अपने 3rd सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी अच्छा, और मेरे एक्सपेंसेस मेरी पार्ट टाइम जॉब से चल रहे थे राइट, और मेरी कॉलेज की जो जॉब थी, उससे मैं अपना लोन जो मैंने लिया था इंडिया से, उसको पे ऑफ कर रहा था साथ-साथ। वॉव! तो इस तरीके से चीज़ें मैं मैनेज कर रहा था और ये मैं सोच के पहले से ही आया था, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ आकर सोचा था या कुछ था। ये सारा प्लान्ड था। तो गाइस थोड़ा-सा पॉज़ लेते हैं और ये देखते हैं कि आप कैसे 3 साल के अंदर-अंदर यू कैन एक्चुअली बिकम डेट फ्री अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो और स्टूडेंट लोन लेकर आए हो। तो उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पर। ऑलराइट, लेट्स ब्रेक डाउन द एक्सपेंस ऑफ द एंटायर एजुकेशन एंड हाउ मच यू कैन अर्न। पहली बात एक्सपेंसेस की करते हैं। ट्यूशन फी है $16,000 जो कि आपने इंडिया से लोन लिया है, तो पहले साल की जो फीस है वो आपने पे कर दी। $16,000 इंडिया से ही एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम, जो कि इंडिया में बहुत नॉर्मल है। उसके बाद जीआईसी होती है $10,000 की, वो आपको इंडिया से करानी होती है। नॉर्मली लोग अपनी सेविंग्स यूज़ करते हैं, अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर ये जीआईसी करा लेते हैं, जिसमें आपको मंथली हर मंथ थोड़े थोड़े करके पैसे आते रहते हैं व्हेन यू आर इन कनाडा, सो दैट आपका जो नॉर्मल खर्चा है, जो रोज़ का खर्चा है, मंथली एक्सपेंस, वो निकलता रहे। उसके बाद लिविंग एक्सपेंस होता है विच इज़ अबाउट $1,000 फॉर 12 मंथ्स, जो ये टोटल मिला के हो गया $12,000। तो ये जो पैसे हैं ये तो आपके लगेंगे पहले 12 महीने में, जो आपके जेब में से जाने वाले हैं। अब बात करते हैं अर्निंग्स की। पहले बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब की, जो 20 आवर्स पर वीक आप कर सकते हो। उस पे अबाउट $1,000 पर मंथ आपको आता है आफ्टर टैक्स। 8 महीने तक वो जॉब करोगे, जब तक आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो आपको $8,000 मिलेंगे। उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट ईयर यू कैन एक्चुअली वर्क फुल टाइम, जैसे गुर साहिब वाज वर्किंग 75 आवर्स पर वीक। सो इफ यू वर्क 70 आवर्स पर वीक ऑन एवरेज, तो $3,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे ऑन मिनिमम वेज, एंड यू कैन डू दैट फॉर 4 मंथ्स, तो वो $12,000 और आ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो मंथली जीआईसी पेमेंट थी, जो आपने ऑलरेडी ऑब्वियसली आपके ही अकाउंट में से आ रहा है, बट वो एक्यूमुलेट हो जाता है इन द 12 मंथ्स, वो एंटायर $10,000 आपको वापस आपके अकाउंट में मिल जाते हैं। तो टोटल कैश फ्लो फॉर ईयर 1 जो होता है वो $30,000 होता है, इंक्लूडिंग योर जीआईसी एंड द पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब दैट यू हैव डन। एंड उसके अलावा $12,000 के आसपास का हमारा पूरे साल का एक्सपेंस था, तो टोटल बैंक में पैसे हो जाते हैं $18,000 बाय द एंड ऑफ ईयर 1। अब ये $18,000 में से आप ईयर 2 की फीस पे करो सबसे पहले $16,000 पूरी, ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। और उसके बाद आपके पास $2,000 अभी भी बच जाएंगे बैंक में। इसके बाद आते हैं ईयर 2 पे। ईयर 2 में एक्सपेंसेस है ट्यूशन फी $16,000, जो कि आपने पूरी पे कर दी है। उसके बाद लिविंग एक्सपेंस है फिर से $800 8 महीने के लिए, अराउंड $6,500। फिर अर्निंग्स में पार्ट टाइम जॉब करोगे फिर से 8 महीने के लिए, सो 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से वो होता है $8,000। एंड टोटल कैश इन द बैंक $2,000 आपने पहले साल में बचाए थे अपने बैंक में, ऊपर से ये सब एक्सपेंसेस वगैरह निकाल कर इस साल आपने अराउंड $1,000 और बचा लिए 8 महीने के अंदर। तो टोटल हो गया आपका $3,000 जो आपके अकाउंट में है आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन। अब बेसिकली हमारे पास लोन अभी भी बचा हुआ है जो हमारे सर पे है, और वो 16,000 से बढ़कर $18,000 हो चुका है, बिकॉज अगेन इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने बेसिकली जो $3,000 थे वो $18,000 में डाल के आपने थोड़ा सा पे डाउन करा लोन एकदम से आफ्टर योर कॉलेज, तो फिर भी वो $15,000 का लोन बच गया है जब आप कॉलेज खत्म करते हो। तो उसके बाद बेसिकली आप जॉब करोगे $3,000 पर मंथ, तो आपको मिनिमम मिलेंगे, आपने अगर कोई ढंग का कोर्स करा और आपके पास थोड़े बहुत अगर एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो $3,000 पर मंथ इज आई थिंक अ वेरी रीजनेबल सैलरी दैट आई एम टेकिंग। इनफैक्ट आपकी इससे ज़्यादा ही लगेगी। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू आर एबल टू कीप योर एक्सपेंसेस एट $1,000 पर मंथ। तो गाइज, कोई एक्सपेंसिव कार नहीं लेनी, कोई एक्सपेंसिव खर्चा नहीं करना, अपना खर्चा बिल्कुल स्टूडेंट की तरह रखना है, और वो अगर आप अगले 8 महीने तक कर पाते हो, तो यू विल बी एबल टू सेव $16,000 इन 8 मंथ्स एंड पे द एंटायर डेट। जो रिमेनिंग लोन था वो सारा का सारा आप पे कर दोगे। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 8 महीने का आपका फर्स्ट ईयर था, 4 महीने आपने जो बीच में ब्रेक थी आपके 2 ईयर के बीच में, और उसमें आपने फुल टाइम जॉब करी थी। फिर 8 महीने का अगेन सेकंड ईयर था जिसके अंदर आपने पार्ट टाइम जॉब करी थी, और उसके बाद 8 महीने तक आपने जॉब करी आफ्टर योर कॉलेज। तो टोटल मिला के 28 महीने में यू आर एबल टू लिव इन कनाडा, सारे खर्चे कर लिए, सारा कुछ मिला जुला के, ट्यूशन फी वगैरह सब कुछ पे करके योर डेट बिकम्स जीरो। अब आई अंडरस्टैंड दैट ये बहुत ही सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन है, एंड हो सकता है कि आपके 28 मंथ्स ना हो के 32 मंथ्स में हो, 36 मंथ्स में हो, कोई एक बड़ा खर्चा आ गया, जॉब नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है, बट 3 साल के अंदर अंदर यू कैन स्टिल डू योर एंटायर एजुकेशन एंड बी डेट फ्री बाय एंड ऑफ थर्ड ईयर।
तो गाइस अब वापस चलते हैं गुर साहिब के पास और उनसे अब आगे की बात करते हैं कि जॉब कैसे लेनी चाहिए। इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जॉब है। तो हाउ डिड यू फाइंड इवन मतलब मिनिमम वेज जॉब भी मिलना हर जी। हाँ, तो इतना भी ईज़ी नहीं होता राइट? स्पेशली आप थंडर वे में थे तो वहाँ पे उतनी होती भी नहीं है। सो हाउ डू यू मैनेज दैट? तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि थंडर बे या किसी सिटी में जॉब नहीं होती, जॉब हर जगह है। हुँ, हमें बस ढूँढना आना चाहिए। मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैं जस्ट अपने 10 रिज़्यूमेज़ प्रिंट करता था, जो मेरे हुँ, को रिज़्यूमे सर्विसेज़ ने बनाकर दिया था कि ये जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो मैं रिज़्यूमे देकर 10 मेरा टारगेट होता था, मैं 10 रिज़्यूमे एटलीस्ट अलग-अलग स्टोर्स पे देकर आऊँगा। अच्छा। तो यू नेवर नो, कहीं से रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मैंने 10 दिन में ऑलमोस्ट 100 रिज़्यूमेज़ डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हुँ, और एक दिन मेरे को गैस स्टेशन से कॉल आ गया था कि उन्होंने बोला कि हाँ, देयर इज़ अ वैकेंसी, इफ यू आर अवेलेबल, यू कैन स्टार्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो ओके। फिर मेरे को 20th अगस्त को लैंड किया था, मैं 30th अगस्त से जॉब स्टार्ट कर चुका था। एंड जो फुल टाइम जॉब थी 4 महीने बिकॉज़ दैट वाज़ योर बिगेस्ट यस, लाइक उसमें चंक मैंने ऑफ द सेविंग्स राइट? तो करेक्ट, वो कैसे ढूँढी थी? वो मैं अपने फ्रेंड को थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड था, वो उस स्टोर में काम करता था, तो उसकी रेफ़रेंस से मेरे को वो जॉब मिली थी। अच्छा। यस, तो नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब वो 4 मंथ स्टार्ट हुए थे, तो 8 महीने ऑलरेडी हो चुके थे। राइट। तो ऑब्वियसली हम क्लासेस में फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है, और भी बाहर लोगों से फ्रेंडशिप होती है। तो ऑल्दो मैंने खुद से भी अप्लाई किया था, लेकिन मैं हुँ, अपने फ्रेंड को बोल चुका था पहले ही, छुट्टियाँ शुरू होने से 1 महीने पहले हम सब जॉब ढूँढना शुरू कर देते हैं। वी शुड नॉट वेट कि नहीं, आई विल वेट, जैसे ही छुट्टियाँ शुरू होंगी देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब। हुँ, ऐसा नहीं है, पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हमने स्टार्ट कर दिया था। मैंने फ्रेंड को बोल दिया था कि अगर इफ तेरे स्टोर में अगर कोई जॉब है तो मेरे को बताना ज़रूर। तो उसने मेरे को रेफ़र किया, और जैसे ही हॉलिडेज़ स्टार्ट हुई, तो मैंने वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया। हुँ, हुँ, और मैंने ठीक। अपने गैस स्टेशन पे भी बता दिया था कि मेरी ब्रेक आने वाली है, तो 20 आवर्स की जगह इफ यू कैन इंक्रीज़ इट टू 40 आवर्स, सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। अच्छा, तो उन्होंने वो भी कर दिया था। अच्छा तो आप वहाँ पे फुल टाइम काम कर रहे थे और फिर रात को आप यस, शाम के बाद ग्रोसरी आप स्टोर ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे थे। पे। वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। So basically all in all can we safely say that you are able to pay the entire debt? Like you are debt free? नॉट राइट नाउ, बट हुँ। येस, बिफोर द एंड ऑफ 2020 आई विल बी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये ना सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों की ये होती है कि हम 30-40 हज़ार डॉलर अपनी एजुकेशन पे खर्च कर देंगे एंड यू आर अ प्राइम एग्ज़ाम्पल कि जब तक एजुकेशन खत्म हुई है, उसी साल में यू हैव बीन हो एबल सकता टू पे द एंटायर है। और डेट। एक और चीज़ है, मैंने क्या किया था, मेरा जो एजुकेशन लोन था, हाँ। उसका जो इंटरेस्ट रेट था, वो ज़्यादा होता है। हुँ, तो मेरे को मेरे फ़ादर का जो सिबिल स्कोर होता है, वो काफ़ी अच्छा था। तो राइट। मेरे फ़ादर को ऑप्शंस आते रहते हैं कि लोन के अलग-अलग तरीके के अलग-अलग बैंक से। तो कुछ 6 मंथ्स के बाद उनको एक ऑफ़र आया था कि बहुत कम इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट का उनको लोन लोन मिल रहा था। तो अच्छा। उन्होंने उस बैंक से लोन लेकर मेरा एजुकेशन लोन पे ऑफ कर दिया। तो उसका ओह! जो इंटरेस्ट था, वो मेरे को बच गया, अराउंड 2 लैक्स की में हमें सेविंग हो गई। अच्छा। तो वे ये भी एक काम किया था, तो दैट आल्सो इज़ पॉसिबल। अ, अब जब कॉलेज खत्म हो गया, अब हमें जॉब ढूँढनी है, राइट? सो यू ऑलरेडी हैव अ जॉब नाउ। दैट्स दैट यही गलती हम करते हैं कि कॉलेज खत्म हो गया, अब जॉब ढूँढनी है, ऐसा नहीं अच्छा, करना चाहिए। ओके। कॉलेज खत्म होने वाला है, हाँ, अब हमें जॉब ढूँढना स्टार्ट करना चाहिए। तो अ, दैट्स द राइट थिंग। ओके, तो फिर कैसे करना है? कैसे हाउ डू यू डू इट? होगा, मैं शुरू से ही अलग-अलग जॉब्स देखता रहता था कि रिक्वायर्ड क्या है, कैनेडियन मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एम्बेडेड फर्मवेयर डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें क्या स्किल्स चाहिए और मैं किस चीज़ में लैक कर रहा हूँ। तो मैं साथ-साथ ऑनलाइन कोर्सेज़, बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं एट वेरी लो कॉस्ट, इवन फ्री। तो मैं वो साथ-साथ रिसोर्सेज़ सीखता रहता था, और जैसे ही 2020 में फ़रवरी के अराउंड मैंने जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं अप्रैल में ग्रेजुएट होने वाला था। और साथ के साथ मैं ये सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अपने प्रोफ़ेसर से बना के रखें, बिकॉज़ दे विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर देम एज़ फार एज़ जॉब इज़ कंसर्न्ड आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो अपने लिंक्डइन पे कनेक्शन मैं शुरू से ही बना रहा था हुँ, कि जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड हुआ था, मैंने जॉब्स देखना स्टार्ट, डिस्क्रिप्शंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी कंपनीज़ थी, उनके मैं उनके मैं पेजेज़ पे जाता था, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मैं हुँ, एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, हुँ, ऐसे ही कोई और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर कनाडा में काम कर रहा है, उसके पास क्या स्किल्स हैं कि उसको हुँ, जॉब मिली हुई है। तो राइट। मैं वो देखता था, उनकी प्रोफ़ाइल में जाके देखता कि हाँ, इसको ये लैंग्वेजेज़ आती हैं, ये इसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, तो मेरे को भी आना चाहिए। हुँ, तभी मैं मार्केट में कम्पीट कर सकता हूँ। तो हुँ, मैं वो चीज़ें ऑनलाइन सीखता रहता था।
apart from my regular studies. Gursahib, really, I think I'm pretty sure that after watching this video, a lot of people will have their minds cleared up कि इतना कोई expensive है education, but बहुत सारे तरीके हैं उस education को manage करने के, मेहनत करनी आनी चाहिए बस, और प्लान होना चाहिए एक फाइनेंशियल एज वेल एज एजुकेशनल, तो हो सकता है पॉसिबल साबित। Right. सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो बड़ी लगे तो लाइक करके जाना, एंड डू शेयर इट विद पीपल जो यहाँ पे आना चाहते हैं स्टडी वीजा के लिए, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। एंड आई होप गुरसाहिब स्टोरी वॉज एबल टू इंस्पायर यू टू कम हेयर ऑन स्टूडेंट वीजा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।